नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। हमेशा की तरह मैं बात करूंगी आज सेहत के बारे में, पर थोड़ा अलग। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त 4 लोग और मौजूद हैं। ये चारों डॉक्टर्स हैं। इनकी इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही दूंगी, पर एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात कर रहे हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ऊपर। ये क्या है? दरअसल ये एक नई पॉलिसी है जो अब हिंदुस्तान में आने वाली है। मोदी सरकार ने इसको लॉन्च करने का फैसला किया है। बहुत ही आसान भाषा में जल्दी से समझ लेते हैं ये क्या है। जैसे आपका आधार कार्ड है, राइट? आपके आधार कार्ड में आपका नाम, आपका पता, आपका फोन नंबर, ये सारी डिटेल्स सेव्ड रहती हैं। तो आपका आधार कार्ड कहीं से भी एक्सेस किया जाए, ये सारी डिटेल्स एक डेटा में सेव्ड है। सिमिलरली अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? आप उनको दिखाते हैं, वो आपको कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। आपकी कोई बीमारी है जो वो बताते हैं कि आपको ये बीमारी हो सकती है। 6 महीने बाद आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और आप फिर वो सारे टेस्ट दोबारा लेके जाते हैं, सारे पर्चे, फाइल्स, सब कुछ लेके जाते हैं। वो डॉक्टर सारी फाइल्स एक्सेस करते हैं और उसके बाद आपको नए टेस्ट बताते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अब इस पॉलिसी के तहत क्या होगा? ये होगा कि आपको मिलेगी एक यूनिक हेल्थ आईडी और इससे जनरेट होगा एक यूनिक आईडी कार्ड, आपका यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड। इसके अंदर आपके जितने टेस्ट हुए हैं, किन किन डॉक्टर्स को आपने दिखाया है, उन डॉक्टर्स ने क्या क्या दवाइयां आपको बताई हैं, उन डॉक्टर्स ने क्या टेस्ट बताए हैं, इस शहर में किस डॉक्टर को दिखाया आपने, किस तरीके का इलाज चल रहा है, क्या बीमारी है आपको, ये सब कुछ डिजिटाइज्ड होगा। मतलब ये सब कुछ डिजिटल होगा। इस कार्ड के अंदर ये जो आपकी यूनिक आईडी होगी, जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपके पास एक आपका कोड होता है, एक नंबर होता है, सिमिलरली इसमें भी होगा और वो कोई डॉक्टर कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। अब ये तो आपने समझ लिया। अभी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण शर्मा, ये जनरल फिजिशियन हैं, माउंट आबू से हैं और इन्हीं ने रूरल इंडिया में काफी ज्यादा काम किया है। इनकी काफी फ्री क्लिनिक्स भी हैं और ये शहर छोड़ करके वहां गए काम करने के लिए, ताकि जो मेडिकल असिस्टेंस है वो लोगों को दे पाए। फिर है हमारे साथ डॉक्टर पुनीत मिश्रा, ये प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन एम्स में। इन्हीं ने भी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इनको काफी जानकारी है, तो इस वक्त ये हमें हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है और आम लोग, आप जैसे, हम जैसे लोग, हम पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का। फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिजीत, पुणे से हैं। इन्हीं ने भी पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काफी काम किया है और इनको भी पॉलिसी मेकिंग वगैरह के बारे में काफी आइडिया है, तो ये भी आपकी हमारी मदद करेंगी। और फिर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अवयुक्त, ये एचओडी है जबलपुर से, डिपार्टमेंट में जो बच्चों के इलाज वगैरह जो होता है पीडियाट्रिक्स, उसके डिपार्टमेंट के ये एचओडी हैं। सबसे पहली चीज जो डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर आती है वो ये है कि आपका सारा जो डेटा है कि आपको क्या बीमारी है, आपने किस डॉक्टर को दिखाया, किस डॉक्टर ने क्या टेस्ट दिया, ये सब कुछ डिजिटाइज होगा। मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेगा और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ये सारा डेटा एक सर्वर में स्टोर्ड रहेगा। तो सबसे पहले जो बात आती है कि लोगों को किस तरीके की परेशानी आ सकती है या लोग क्या सोच सकते हैं या उनके अंदर क्या डर आ सकता है, वो ये है कि अगर मुझे कोई बीमारी है, मुझे हेपेटाइटिस है या मुझे कैंसर है या मुझे एड्स है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पड़ोसी को भी पता हो, तो ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो लोग नहीं चाहते कि उनके बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में किसी को पता चले, और इस पॉलिसी के तहत तो फिर आप कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो लोगों के अंदर ये चीज का डर रहेगा। तो क्या लोग इसके लिए आगे आएंगे? हम शुरुआत करेंगे डॉक्टर अभिजीत यादव से। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने सर्कुलेट किया है, उसमें इस बात पे काफी इन डेप्थ डिस्कशन है और वहां पे एश्योरेंस दिया जा चुका है कि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगी और इसे बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा जाएगा। ये एक हिस्सा हुआ। आपके प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो था, क्या लोग आगे आएंगे, तो इसके ऊपर कुछ 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 विचार हैं जिसके ऊपर सोचने की और जरूरत है। देखिए, हमारे देश में जो हेल्थ केयर है वो अलग अलग लोगों के तरफ से दी जाती है और उसका जो खर्चा है वो अलग अलग जेबों से निकाला जाता है। जैसे रोगी है खुद पैसा दे रहा है,
कहीं सरकारी अस्पताल में सरकार उसका पैसा भर रहा है, कहीं पे ऐसी चीज है कि कोई इंश्योर्ड है, मतलब जिसका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जा चुका है। कुछ लोगों ने अपने हैसियत के मुताबिक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और कुछ लोगों ने गवर्नमेंट के हेल्थ इंश्योरेंस में एनरोल करवाया है। तो स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सेंटर्स है वो भी अलग अलग है, सरकारी है, निम्न सरकारी है या फिर प्राइवेट है। तो जब हम बोल रहे हैं कि ये सारे लोगों को इकट्ठा लाना है और ये सारे लोग क्या आगे आएंगे, तो इसमें हर एक का मोटिव अलग अलग होगा। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न है आज इस बिल के सामने, कि जहां पे पैसा अलग अलग जगह से आ रहा है और सेवाएं भी अलग अलग जगह से दी जा रही हैं, तो इन सबको इंटीग्रेट करना क्या फिजिबल होगा और सभी लोग इकट्ठा आएंगे तो क्यों आएंगे? तो इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो दूसरी कंट्रीज हैं जहां पे ऐसे हेल्थ कार्ड सेवाएं हैं। जैसे आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाएंगी, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, फिनलैंड हुआ, या फिर यूरोप में जर्मनी हुआ, वहां पे भी हेल्थ कार्ड, जिसमें एक हेल्थ कार्ड होता है, यूनिक आईडी होता है, और वो उनके नेशनल सिक्योरिटी नंबर, जिसको हम आधार नंबर कहते हैं जैसे इंडिया में है, उसके साथ वो भी कनेक्टेड है। मगर इन सभी देशों में या तो एक ही नेशनल इंश्योरेंस है और वैद्यकीय सेवाएं जिसको हम बोलते हैं, हेल्थ सर्विसेज देने वाली एंटिटी भी एक ही है, मोटा मोटी एक है। ठीक है, कुछ जिनको अफोर्डेबल है वो बहुत ऊंचे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो बात अलग होगी, वो मगर इट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत छोटा वो उनका पॉपुलेशन का हिस्सा है, मगर मोटा मोटा हिस्सा इन्हीं फैसिलिटीज का यूज करता है। एक जगह से पैसा आता है और एक ही सर्विस प्रोवाइडर है। तो ऐसे जगह पे ये हेल्थ कार्ड लागू करना एक रिलेटिवली आसान चीज है, मगर उन लोगों को अगर आप देखेंगे, उनकी हिस्ट्री, उनकी जद्दोजहद बहुत लंबी है और उन्होंने बहुत तकलीफें इसके लिए उठाई है और बहुत सारा पैसा भी उनका खर्च हुआ है। और जहां इंडिया का सवाल है, अपने भारत में सब अलग अलग है, तो ये एक काफी बड़ा सवाल या फिर मुश्किल आने वाली है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है डॉक्टर अभिजीत, एक्चुअली इस पॉइंट पे तो हम आएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी, बट उससे पहले मैं एक्चुअली ये बात कर रही थी कि हमारी कंट्री में डेटा सिक्योरिटी को लेकर के लोगों में बहुत डर है कि हमारा जो डेटा है उसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, कोई और एक्सेस ना कर ले, हमारी इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना पहुंच जाए। और ये जो पूरी पॉलिसी है, इसमें तो आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ही डिजिटाइज्ड होगी, कोई डॉक्टर कहीं से एक्सेस कर सकता है, आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर में स्टोर्ड होगा। वो सर्वर कितना रिलायबल है, इस चीज का भी तो डर लोगों में होगा ही। तो हम डॉक्टर पुनीत मिश्रा के पास आते हैं। सर, आपको क्या लगता है, मतलब लोग इस चीज को लेकर के उनके अंदर डर बैठा होगा, तो क्या वो रजिस्टर करेंगे भी इस पॉलिसी के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो लोगों के कुछ उसमें भय होते हैं, कुछ उसमें कंसर्न्स होते हैं। लेकिन एक बात ये भी हमें मानना पड़ेगा कि वक्त के साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी आई है और उसके साथ हमें चलना है। कोई भी चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक बात इस चीज़ की है कि हम कितना सेफ डाटा रख पाते हैं। देखिए, आज के समय में आपका जितना फाइनेंशियल डाटा है, इवन जो डिफेंस के डाटा है, सारी चीज़ एक सर्वर में रखी जा रही है, सारी चीज़ डिजिटल फॉर्म में है। और उसके लिए बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर्स हैं, सिक्योरिटी के फर्म्स हैं जो उस चीज़ को टेक केयर करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हैकर्स हैं और लोग हैं, कई बार उसको करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने ये ताला लगा दिया और है। उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस कर रखना पड़ेगा। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से अन्य इंडस्ट्रीज में हम उस प्रोसेस को करते हैं, यहाँ भी उसको किया जाएगा। दूसरा, आपने जो कंसर्न लगाया है कि जो हमारे लोग हैं उनको लगेगा कि साहब हमारा डाटा जो है, प्राइवेसी वाला बहुत बड़ा इशू है कि कोई भी आदमी मेरा डाटा देख लेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कई जगह भारत के बाहर भी काम किया है, इस तरीके के सिस्टम्स को देखा है। देखिए, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पर एक कानून लागू है जिसको हम हिप्पा बोलते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और आप किसको बतानी है, किसको नहीं बतानी है, आपके क्या राइट्स हैं, वो सारी चीज लिखी रहती है। और जो भी चिकित्सक है उस चीज को फॉलो करते हैं उस राइट्स के लिए।
तो एक चीज तो ये है कि अगर हमारे पास इस चीज का कानून हम बनाते हैं कि हमें एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन दूसरे को नहीं देनी है, यहाँ तक कि अमेरिका में जैसे देश में अगर आपका पुत्र है, बेटी है, या आपकी पत्नी है, या आपके पति हैं, जब तक आप उनको भी ऑथराइज नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं देगा, तो आपको ऑथराइज करना पड़ेगा। तो जहां तक सवाल ही आता है कि अगर इस प्रकार के कानून आते हैं कि हमें नहीं देनी है, तो उससे प्रोटेक्टेड रहेगी, नंबर एक। नंबर दो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी देश में बिना किसी उस व्यक्ति की कंसेंट या स्वीकृत के बिना किसी अन्य को नहीं दी जा सकती है। सपोज आज आप एक डॉक्टर को दिखा रहे हैं और कल को आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको आपके पुराने रिकॉर्ड चाहिए, तो वो पहले आपकी कंसेंट लेगा, बिना आपकी कंसेंट के वो रिकॉर्ड दूसरे डॉक्टर को नहीं दिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें इस तरीके की मैकेनिज्म बनाने की जरूरत रहेगी कि जहां पे आपकी प्राइवेसी सिक्योर रहे, बाय लॉ आपको इस चीज का एश्योरेंस मिले कि हाँ, हमारा जो भी डाटा है वो जब तक मैं कंसेंट नहीं दूंगा तब तक किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। जिन भी देशों में इस प्रकार की सुविधा है, सिर्फ एक परिस्थिति ऐसी होती है जहां पर आपकी कंसेंट के बिना डाटा दिया जा सकता है, और वो होता है जहां पे कानून के द्वारा या न्यायालय के द्वारा ऐसी चीज की मांग की जाती है किसी केस में, जो जज महोदय होते हैं उनके द्वारा, उस परिस्थिति में वो डाटा दिया जा सकता है। और वो शायद अन्य क्षेत्र में भी लागू होता है, चाहे आपका बैंकिंग का डाटा हो, चाहे कोई भी डाटा हो। तो मुझे लगता है कि कंसर्न लोगों के जरूर हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं। तो उसको नेगेटिव पक्ष को उतना मुझे नहीं लगता कि चिंतित होने की जरूरत है, बल्कि सावधान होने की जरूरत है, और उस चीज के लिए जो भी उपक्रम लेने हैं, जो भी हमें साधन बनाने हैं, उन साधनों का प्रयोग करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू डॉक्टर पुनीत। मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने टिकटॉक के बारे में सुना होगा। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा डर था कि टिकटॉक में हमारे जो यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, कोई दूसरा देश जो है उसका इस्तेमाल ना करे, हम सिक्योरिटी थ्रेट ना हो लोगों को। और अब बात जब यहाँ पे ये हो रही है कि समथिंग एज रेलिवेंट एज कि आपका मेडिकल डेटा कहीं पे स्टोर्ड है और कोई उसको एक्सेस कर सकता है, ये और भी ज्यादा आपको एक वल्नरेबल पोजीशन में डाल देता है कि आपका पूरा मेडिकल हिस्ट्री पता है आपको। फॉर एग्जांपल, अभी कोरोना के टाइम पे ही लोग छुपा रहे हैं कि उनको कोरोना है। लोग जो है डॉक्टर के पास इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि पता चल जाएगा। तो ऐसे देश में जहाँ पे लोग अपनी मेडिकल हिस्ट्री इतना ज्यादा छुपा के रखना चाहते हैं, डॉक्टर अवयुक्त, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपने तो अभी कोरोना टाइम में ऐसे केसेस देखे ही होंगे कि लोग नहीं जा रहे हैं डॉक्टर के पास, के डर है उनको कि उनके बारे में उनकी मेडिकल हिस्ट्री लीक हो जाएगी, पता चल जाएगा कि उनको कोरोना है, वो चीजें छुपा के रखना चाहते हैं। तो ऐसे देश में लोग कितना कंफर्टेबल होंगे कि उनकी सारी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है दैट इज आउट देयर, वो बाहर है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेसी जरूर एक कंसर्न है सर्वज, जैसा आपने कहा। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन लंडन टॉप। देखिए, ऐसा है कि प्राइवेसी कंसर्न तो है, लेकिन ये जागरूकता, अवेयरनेस और कमिटमेंट से इससे रिलेटेड कंसर्न्स को आराम से दूर किया जा सकता है। आप समझें कि जब पोलियो वैक्सीन लॉन्च हुआ तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी तक नहीं थी लोगों में, और बहुत सालों तक नहीं रही है। तो लोगों के मन में प्रश्न होते हैं और कई जेन्युइन प्रश्न भी होते हैं। तो हमारा काम होगा कि हम उनको उन प्रश्नों का सही ढंग से समाधान करते हुए उनको लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाते हुए उनको उत्तर दें, और जिससे कि धीरे धीरे फेथ बढ़ेगा। जहां तक इस पॉलिसी में जो सबसे अच्छा भाग मुझे लगा है वह ये कि वॉलंटरली है। अभी ये ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसमें अपने को रजिस्टर करना चाहते हैं कि नहीं। और सिमिलरली जो डिजी डॉक्टर, उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर्स के लिए, मुझे लगता है वह भी डॉक्टर्स के लिए ऐच्छिक होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म का यूज अपने पेशेंट को कंसल्टेशन देने या हेल्प करने के लिए करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जब चीज कोई ऐच्छिक हो गई, जब वहां पर कोई जबरदस्ती है ही नहीं, तो ये प्राइवेसी का उतना डर होना नहीं चाहिए। जो लोग आएंगे वो पूरा अपनी मर्जी से आएंगे, और मेरे ख्याल से उससे निकलने का भी ऑप्शन होगा। जब भी आप चाहें आप उसको डिलीट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और है कि भारत में मरीजों की बीमारियों को लेकर सेंसिटिव, जो हम मीडिया को देख लें या खुद डॉक्टर्स भी देख लें, मैंने कोरोना में आपने भी देखा है कि अखबारों में नाम छपे बहुत मरीजों के,
टीवी में डिबेट्स में हम डॉक्टर्स बड़े लूजली बहुत सारे मरीजों का नाम बताते हैं, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं होता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी को रखने की एक आदत होती है। तो कल्चर के रूप में भी देखें, और इस बात को लेकर मरीज उतना नहीं माइंड करते हैं जितना वेस्टर्न में ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। यदि डॉक्टर ने रिवील कर दिया कुछ दूसरे को, ये बहुत बड़ा इशू। यहाँ पर उतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता। कल्चरली हम लोग रिवील करने को लेकर, बीमारी को लेकर, जो कि गलत है, बावजूद उसके हम बहुत ज्यादा उसमें सेंसिटिव नहीं है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कानून से ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, जो कि डॉक्टर्स में भी, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मरीज हो, चाहे जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसीज हो, डेटा स्टोर करने वाले एजेंसीज हो, वो सारी के सारे को कानूनी पक्ष के अतिरिक्त, जहां पर सजा हो कॉन्फिडेंशियली ब्रेक करने के लिए, उसके अतिरिक्त जागरूकता भी लाई जाए कि क्यों आपको दूसरे की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। तो ये ऐसा होगा तो धीरे धीरे एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। और अभी जो हम लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट के पास पहुंचा हुआ होता है हमारा। हम चाहे तो, कोई हैक करना चाहे तो आज कितना मुश्किल है, आपका व्हाट्सएप तक हैक किया जा सकता है। तो यदि इस तरह से सोचकर चलेंगे तो हम तरक्की नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण है कि हम, जैसे कि डॉक्टर पुनीत ने भी कहा, कि नकारात्मक पक्ष को हैंडल करते हुए, उन कंसर्न्स को हैंडल करते हुए आगे जरूर बढ़े, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। जी, थैंक यू डॉक्टर अवयुक्त। ये तो चलिए बात हो गई डेटा सिक्योरिटी की, कि लोगों में डर है या डर होगा कि भाई उनका डेटा लीक ना हो जाए, उनकी पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं लीक ना हो जाए। पर इकलौती ये परेशानी नहीं है इस पॉलिसी में, और भी 2-4 चीजें हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2005 में ब्रिटेन में भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक पॉलिसी लॉन्च हुई थी कि सब जितने लोग हैं उनका सारा जो मेडिकल डेटा होगा वो डिजिटाइज्ड होगा, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल होगा। पर हुआ क्या कि उस डेटा को कलेक्ट करने के चक्कर में इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, इट वाज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव पॉलिसी। तो बीच में ही ये पॉलिसी ठप पड़ गई। इस पॉलिसी को सरकार को रोकना पड़ा क्योंकि ये इतनी ज्यादा महंगी पॉलिसी पड़ रही थी, इतना ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा था इसके ऊपर। अब आते हैं हम इंडिया में। हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतनी बड़ी पॉलिसी को हम हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होगा। सोचिए आप, पहले तो वैसे मैं ये बता दूं कि ये पॉलिसी यूनियन टेरिटरीज जो हैं, वहां से पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, पहले यहां से शुरू करने की बात हो रही है। और अगर इनका मॉडल सक्सेसफुल होता है तो फिर ये बाकी देश में लागू होगी। और ये कंपल्सरी नहीं है, जो रजिस्टर करना चाहता है वो करे। कंपल्सरी शुरुआत में तो इसको खैर नहीं बनाया जाएगा, पर ये सारा डेटा इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होने वाला है। और जब ब्रिटेन जैसी कंट्री ने, जिसकी इकोनॉमी हमसे तो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसने इसको बीच में रोक दिया था, तो हिंदुस्तान में क्या होगा? मतलब क्या हमारी अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि हम ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं? डॉक्टर अरुण शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। सर, आपका माइक अनम्यूट। नमस्कार और धन्यवाद। जी सर। और नमस्कार मेरे मित्रों को और जो दर्शक देखेंगे। मैं विशेषज्ञ अस्पताल और विशेषज्ञ केंद्रों से बहुत दूर आ गया हूँ। मैं जमीनी बात को जानता हूँ, जमीनी बात पे जीता हूँ। रात दिन उनसे मिलता हूँ जो बहुत सरल, सहज, घबराए हुए लोग हैं। उनके लिए सबसे पहली बात तो जो मेरे मित्रों ने बताया, मैं उनसे बहुत सहमत हूँ कि गोपनीयता के बारे में आपको थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा। मैं आपका जवाब दूंगा सरबत जी तुरंत, किंतु उसके साथ साथ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा अतीत बताता है कि हम थोड़े लचर रहे हैं। भले ही वो आधार कार्ड रहा हो, चाहे वो बैंकिंग रहा हो। आप अतीत में देखें तो SBI के 36 लाख अकाउंट हैक कर दिए गए थे। इस पे आप माफी नहीं मांग सकते। आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में होता है, हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यूरोप में क्या होता है या नॉर्थ अमेरिका में। मेरे देश में मेरे आम भोले भाले नागरिक साथ क्या होता है, मेरे साथ नहीं। मैं संभाल लूंगा, डॉक्टर पुनीत भी संभाल लेंगे, अभिजीत जी भी संभाल लेंगे, आप भी संभाल लेंगे। किंतु वो जो जिसके साथ मैं रोज उठता बैठता हूं, उसके पास क्या ये विश्वास दे सकते हैं आप? आज कोई पति मेरे पास चेंबर में आता है और वो बाहर जाने के पहले कहता है मेरी पत्नी को मत बताना। वो इतनी गोपनीयता मांगता है। ऐसी स्थिति में हमें बहुत बड़ा हिमालयन कार्य करना होगा, ये विश्वास दिलाने के लिए हमारे नागरिक को कि तुम निश्चिंत रहो। मैं मानता हूं नकारात्मक नहीं होना चाहिए, ये पहल बहुत ही प्रशंसनीय है। किंतु आगे आपके उत्तर के बारे में देखिए, संसाधन हमारे कितने हैं?
ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। हमें इसकी तरफ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। वास्तविकता का सामना करेंगे तो हम वास्तविक जीवन जिएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी तो पहुंच के बाहर है, और जो पहुंच पाते हैं उनकी कितनी शिकायतें होती हैं, रोज आप अखबार में और लंदन टॉप में देते हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। किंतु जो अर्थव्यवस्था है वो क्या वो पहुंच सकती है? हमारी सारी कार्यक्रम में नकारात्मक बात नहीं कर रहा हूं, इस अर्थव्यवस्था के कारण हम पर्याप्त अर्थ दे सके नहीं, और वो गति नहीं पा सके। हमारी जितनी योजनाएं हैं वो एक कारण ये भी है, खाली स्वास्थ्य की नहीं, और जितनी है वो अर्थ के कारण गति नहीं पा रही है। दूसरी बात, इस अर्थ के अभाव में इससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी चीजें हैं, बिजली पहुंचाना, बिजली को स्थायी रूप से रखना। आज मैं माउंट आबू में रहता हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व का पर्यटक स्थल है, यहाँ पे 10 बार बिजली जाती है, 10 बार इंटरनेट करता है। यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड है, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, वो कितना काम करता है, बार बार कट जाता है। इसलिए हम मोबाइल को लेके बैठे, इसलिए नहीं कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। तो उसको क्यों ठीक नहीं चल रहा है? संसाधन के कारण, अर्थ के कारण। और जो हमने राशि नियुक्त की वो बहुत कम है। ये इतनी बड़ी उलझन है, इतना बड़ा काम है, ये इतना भीष्म जैसा काम है जिसको इतनी आसानी से करना मुश्किल होगा। हमें करना चाहिए। हम इस बात के लिए प्रशंसक देंगे, हमको साधुवाद देंगे कि सरकार ने इतना बड़ा एक बार पहल किया, किंतु हमें औरों के अनुभव से सीखना होगा। हमें उनसे नहीं सीखना होगा जो सफल हुए हैं, हमसे उनसे सीखना होगा जो विफल हो चुके हैं। जैसे आपने खुद ने अभी बताया कि यूके जो है वो विफल हो चुका है, वहां पे अर्थव्यवस्था भी सफल है, वहां पे लोग भी शिक्षित हैं, वहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत ही उत्कृष्ट है। इसके बावजूद भी तो हमें उनकी गलतियों से सीखना चाहिए, और हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने कि ये ऐच्छिक है, ये सबसे अच्छी बात है इसके अंदर, हम इससे जुड़े या ना जुड़े। किंतु मैं बार बार कहूंगा आपसे कि हमारी गोपनीयता को धर्म की तरह से आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि ये गोपनीयता ऐसी है जिससे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। आदमी अर्थ खो देगा कोई बात नहीं, आदमी मकान भी खो देगा, अपनी गोपनीयता नहीं खोना चाहता है वो, और वो खासकर बीमारी के। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डॉक्टर अभिजीत जाधव कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे। डॉक्टर आप बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर एक सेकंड में स्क्रीन। हाँ, देखिए, कोई भी पॉलिसी के ऊपर कितना खर्च होना चाहिए ये वेट किया जाना चाहिए उसके बेनिफिट्स और उसकी जरूरतों के हिसाब से। यहाँ पे हम एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं जो एक व्यक्तिगत रोगी का सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखेगा, और हर कोई डॉक्टर जो उसको ट्रीट करने वाला है या फिर हर कोई हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो उसके साथ डील करने वाली है उसको ये इमीडिएटली मुहैया हो। इसके सच में कितने बेनिफिट्स हैं और इसके अब्सेंस में सच में हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी पे कितना बुरा असर हो रहा है, इसका एक अनुपात, एक प्रमाण होना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो पायलट केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाने वाला है उससे ये जानकारी हमें मुहैया होगी। अभी जो हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, ना ही कोई ऐसा रिसर्च है जो बहुत अच्छे तरीके से हमें बता पाए कि ये जो जानकारी, ये जो स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अभाव में क्या परिणाम हो रहे हैं हेल्थ डिलीवरी में, एक रोगी के हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे और एक डॉक्टर के वक्त पे। ये अगर सच कहा जाए तो हमारे पास नेशनल लेवल या फिर कोई बड़े पैमाने पे कोई इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस सवाल का जवाब जो है ये देना सच में मुश्किल है प्रमाणों के सहित, जिसको हम एविडेंस बेस्ड आंसर बोलेंगे इस क्वेश्चन का, तो वो अभी मुश्किल है। मगर जो पायलट होने वाले हैं उनमें से हमें इसके ऊपर सच में जानकारी मिलेगी। थैंक यू जी। डॉक्टर अरुण शर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर अभिजीत की बात आगे कहूंगा डेटा के संबंध में, कि डेटा कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा जद्दोजहद है, क्योंकि जो रोगी है वो प्रशिक्षित नहीं है, डेटा देने के लायक नहीं है कि मेडिकल में डेटा कैसे। जितने मेरे मित्र डॉक्टर बैठे हैं वो सब अपने अनुभव से बताएंगे कि जब मरीज आता है आपके पास अपनी बीमारी लेकर,
वो मूल मुद्दे के पहले वो इतनी लंबी चौड़ी बातें करता है, उसको हमको डेटा कलेक्ट करने के लिए भी उसको प्रशिक्षित करना होगा। और मैं सभी से सहमत हूँ इन बातों से कि इसको चांस देना चाहिए, इसको अवसर देना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ वो जितने भी पिटफॉल्स हैं उनके बारे में हमको सबको निरंतर चौकन्ना रहना पड़ेगा। डेटा कलेक्शन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होगी। जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे और उससे करेंगे जिसने कभी डेटा कलेक्शन समझा ही नहीं हो, जिसने कभी अपनी हिस्ट्री बोली है। मेडिकली बड़ा अच्छा लगता है बात करना कि हिस्ट्री टेकिंग, किंतु मैं यहाँ गाँव में देखता हूँ मरीज मेरे पास आता है, मैं बोलता हूँ नमस्कार, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका पेशा, वो सब बता, मैं लिख देता हूँ। तत्पश्चात उससे कहता हूँ बताइए आपको अभी क्या कष्ट है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बात करता है मैं 10 दिन पहले दिल्ली गया था और दिल्ली से मैंने ठीक है आप आज क्या है, नहीं वहाँ दिल्ली गया था, मेरे दोस्त के गया था, कोरोना में प्रॉब्लम थी, वहां मैं गया था, वहां पे मुझे भोजन मिला, मुझे अच्छा लगा, नहीं 10 लग गए थे। मैंने आज क्या प्रॉब्लम है आपको, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। देखिए शुरू में जब शुरू चालू होती है क्लिनिक तो डॉक्टर बड़ा सब्र से करता है, आस्ते आस्ते दोपहर तक आते आते वो बड़ा बेचैन हो जाता है। फिर वो कई बार ऐसा व्यवहार करता है जो मरीज के लिए सही नहीं है, डॉक्टर को नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ, किंतु वही डॉक्टर भी मनुष्य है। अंत में वो बताता है साहब कि मेरा जो घुटना है ना इसमें सूजन है, तो उसको ये सिखाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मेरे मित्र डॉक्टर साहब इसको मानेंगे, क्योंकि सब पीएसएम में काम करते हैं और ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं ये लोग। और पीएसएम तो खुद ही प्रिवेंटिव मेडिसिन का सरताज है मेडिकल कॉलेजेस में, भले ही बच्चे नहीं पढ़ते हों, किंतु सबसे प्रथम मेडिसिन से ज्यादा, सर्जरी से ज्यादा इसके ऊपर जोर देना चाहिए। और डॉक्टर पुनीत इस बात को मानेंगे और इस बात को अमल भी कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं। किंतु इसके साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि हमको उस मरीज को प्रशिक्षित करना होगा कि वो अपना डेटा कैसे प्रस्तुत करे। वो और डेटा प्रस्तुत साथ वो, जैसे आज तो हम देखिए आप इतना समझा रही हैं, हम थोड़े शिक्षित हैं, हम पूरे शिक्षित तो नहीं है, किंतु हम सब डॉक्टर जो हैं कभी ना कभी दिन भर हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, आजकल हम टेलीमेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हमसे खामियां होती हैं। वो व्यक्ति जिसके पास 2G फोन है, जिसके पास स्मार्टफोन मेरे जैसा नहीं है या डॉक्टर साहब के जैसा नहीं है, और जो इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। हमें बहुत दूर जाना है। प्रारंभ बहुत अच्छा है, मैं आपको पहले कहा मैंने, ये बहुत ही प्रशंसनीय पहल है। हमारे देश में एक हलचल आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी, किंतु हम ये चाहते हैं इसके जो पिटफॉल्स हैं उस पे जितने भी व्यक्ति हैं, डॉक्टर पुनीत मिश्रा जैसे लोग भी हैं, वो बहुत सजग रहें। वो ये नहीं माने कि एम्स में उसके पास से जो होता है वही है। मैं जहाँ काम करता हूँ जंगल में, पुनीत जी मानेंगे इस बात को कि पुनीत जी मैं आपको बता दूं कि मैं पीएसएम में मेरे हाईएस्ट मार्क थे फाइनल एमपी में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था सब्जेक्ट, किंतु मैं चाहता था रूरल में काम करना, क्योंकि मदर टेरेसा के साथ काम किया था मैंने, और उन्होंने मुझे कहा था बेटा हिंदुस्तान में गांव में जाके काम करो। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि माउंट आबू ने मुझे अपना लिया। और यहाँ की मैं तो आप लोग को निमंत्रण दूंगा और सरवत जी को भी निमंत्रण दूंगा, यहाँ के देखिए कि जितनी यहाँ पे सुविधाएं हैं उतनी ही विपदाएं हैं। सुविधाएं बाहर से जी डॉक्टर शर्मा, मैं पहले डॉक्टर अभियुक्त की, अच्छा डॉक्टर पुनीत कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे रूरल एरिया के बारे में, माउंट आबू। डॉक्टर साहब आपने कई बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। सौभाग्य से करीब एम्स में रहने के बावजूद मुझे लगभग 15 वर्ष का समय जो एम्स का रूरल सेंटर है, जहाँ पे करीब 1 लाख की पॉपुलेशन है, बल्लभगढ़ करके जानते हैं, 28 गांव है, वहाँ पे मैंने कार्य किया हुआ है। और ये गोपनीयता वाली चीज है, मरीज की हिस्ट्री टेकिंग वाली चीज है, लेकिन इसमें एक पहलू और है जो मैं यहाँ पे इस नाते से शायद हाईलाइट कर पा रहा हूँ कि मैंने जब अमेरिका में काम किया तो वहाँ के अस्पताल में मैंने देखा, ये जहाँ तक हिस्ट्री वाली बात है और लिखने वाली बात है, वास्तव में इसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमें डॉक्टरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पहलू है, देखिए बड़ा ही ये जो मुद्दा है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। होता क्या है कि हम भारत जैसे देश में यहाँ जब हम ओपीडी करते हैं तो एक दिन में करीब 4 से 6 घंटे के अंदर 80 मरीज देखते हैं, कभी 100 मरीज देखते हैं, क्योंकि हमारा लोड इतना ज्यादा होता है। अमेरिका जैसे देश में पूरे दिन में डॉक्टर 15 मरीज 20 मरीज ज्यादा से ज्यादा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी वक्त जब आपने हिस्ट्री ली है, उसी वक्त आपको सारा डाटा एंट्री करना है, सारी चीज करनी है, बिकॉज वहाँ लीगल रिक्वायरमेंट बन चुकी है। तो ये एक जो पहलू है, शायद बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण इसमें है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, और जैसे जैसे समय के साथ साथ हम काम करते रहते हैं, हम सीखते रहते हैं, तो उन चैलेंजेस के जो सोल्यूशंस हैं वो भी आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत है, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन भारत में इतनी टेक्निकल क्षमता है कि उन चैलेंजेस के साथ जूझा जा सके। हमारी पॉपुलेशन अभी बहुत यंग पॉपुलेशन है, टैक्स हैवी पॉपुलेशन है,
और पूरे विश्व में जो आपका इंटरनेट का अधिकतर कार्य है, जो टेक्नोलॉजी का कार्य है, सॉफ्टवेयर का कार्य है, उसमें हमारे भारत के जो युवा हैं वो बहुत ही आगे चल रहे हैं। चैलेंज के साथ हम जरूर जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, मैं हेल्थ केयर वर्कर्स को जो ट्रेन करना है, इस मुद्दे पे आऊंगी दोबारा भी, आप जो बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अभियुक्त के पास जाना चाहती हूँ। हमने बात ऐसे शुरू करी थी कि ये पॉलिसी जब ब्रिटेन में ही शुरुआत हुई थी इसकी 2005 में, तो उसको ठप कर दिया गया था क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। अभी हिंदुस्तान में क्या हमारी जो इकोनॉमिक हालत है, स्पेशली ये पूरा जो लॉकडाउन चला है इतने महीने, उसके बाद क्या हम इतना पैसा खर्चा करके एक ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही महंगी पॉलिसी होने वाली है। तो डॉक्टर अभियुक्त, आप इस पे क्या कहेंगे? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रेडी है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इतनी बड़ी पॉलिसी को अंडरटेक करने के लिए? हाँ सर्वत, आपने यूके का जो एग्जांपल दिया एनएचएस का 2005 का, 2005 में भारत में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जैसे ये डिजिटल हेल्थ मिशन हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हुआ, उस समय 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च हुआ था। और वो भी बहुत बड़ा टास्क था उस वक्त हमारे गांव के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आई लेकिन बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हुए। और इवेंचुअली 2013 में वो मर्ज करके नेशनल रूरल एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को मर्ज करके एनएचएम बना दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन। तो देखिए, आपका जो कंसर्न है और खासकर जो पुराना एग्जांपल हमने दिया इंग्लैंड का कि बहुत खर्चीली हो सकती है ये पॉलिसी, ये ओवरऑल जो पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन उन गलतियों से भी सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कॉपी कैट करना है, हमें बिल्कुल एज इट इज नकल करनी है यूके के सिस्टम की। यूके की पॉपुलेशन अलग है, वहाँ के एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, वहाँ की बीमारियां अलग हैं। दूसरा, पायलट प्रोजेक्ट जब भी हम करते हैं किसी भी छोटी जगह पर, गलत कब होगा ये स्टेप? यदि हम पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में इसको लागू कर दे बिना सोचे समझे, देन इट्स ए रॉन्ग स्टेप। यदि हम इसको एक छोटी पॉपुलेशन में, जहां पर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसको पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो इसीलिए है जैसे कि हम यदि लाइव स्ट्रीम करना चाह रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर, लाइव इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ऑडियो चेक करती हैं, आप चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैमरा रखा है या नहीं, ये वीडियो सही आ रहा है नहीं, लाइटिंग सही है नहीं। ये इसलिए करते हैं सीधे लाइव जाने के पहले कि उस समय कोई ब्लंडर ना हो। तो ये छोटा स्तर पर जब हम जो जैसे हो रहा है यूनियन टेरिटरीज में, वहां पर करके गलतियां डेफिनेटली होंगी, बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी और बहुत सारी चीजों में हमें सीख मिलेगी। उनको फिर से इम्प्रूव किया जाए, अध्ययन किया जाए कि कितना खर्चीला पड़ रहा है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या इससे कोई एडवांटेज हो रहा है हमें, या हमारी प्रायोरिटीज दूसरी हैं, क्योंकि भारत में दूसरी भी बहुत सारी हेल्थ प्रायोरिटीज हैं राइट नाउ, इसके अलग भी। और हमारे हेल्थ डेटा पूरे वर्ल्ड में सबसे खराब कंट्रीज में से एक रहे हैं और हैं अभी भी, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से भी पीछे हैं कई मामलों में। और उसकी मुख्य वजह भारत में बहुत सारे अवैज्ञानिक धारणाओं का होना है। तो ये डिजिटल जो भी तरीका होगा, जैसे वो DGID हो या हेल्थ रिकॉर्ड हो डिजिटल, या डिजी टेलीमेडिसिन हो, इन सब के साथ ही हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स उसमें मर्ज किए जा सकते हैं, जिससे कि जो लोग जुड़ रहे हैं वो ज्यादा बेहतर, ऑथेंटिक और जागरूकता भरी जानकारी लें, जिससे कि हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब भी कम कर सकें। यदि हम ये कम कर सकते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ये कम करना बहुत बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी देश के लिए, कि हम अपने नवजातों को बचा सकें, अपनी माओ को बचा सकें जो गर्भ है, जच्चा है, उनको उनकी डेथ से। तो यदि ये कर पाते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं। जहां तक ओवरऑल कॉस्ट का मामला है, तो ये तो गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो आर्थिक सलाहकार हैं वो लोग ही ज्यादा बता सकते हैं। इसमें डॉक्टर्स बहुत सही ना तो हम जज कर सकते हैं ना कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये हमारे देश के इंटीरियर्स तक में, गांव में, लेस प्रिविलेज तक को भी यदि किसी भी तरह फायदा पहुंचा सकता है, या हमारे कम्युनिकेशन को बेटर कर सकता है, या एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति मेडिकल कॉलेज के एक प्रोफेसर से यदि कंसल्टेशन उसको मिल सकता है अपने मोबाइल पर, क्या बुरा है? वो कहाँ से आता है हमारे पास 300-300 किलोमीटर दूर से, 2-2 दिन रुकता है, 4-4 दिन रुकता है, खाने की व्यवस्था नहीं होती है प्रॉपर रहने की। यदि उसको एक मोबाइल पर मिल जाती है सलाह, अब आप बोलेंगे कि मोबाइल तो वहां पर गांव में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे गांव में
तेजी से नेटवर्क पहुंचे हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पहुंचता जाएगा। क्योंकि मैं पैटर्न देख रहा हूं कि मेरे पास जब कुछ मरीज आते हैं मेरे पास दूर दूर से, तो मैं पूछता हूं आपको मेरा कैसे नाम पता चला, कहाँ से? देन वो बोलते हैं कि सर हमने टाइप किया कुछ अस्थमा एलर्जी कुछ भी गूगल पर, या आपका नाम तो वो दिख गया गूगल पर। तो मैं आश्चर्य होता है कि गूगल जैसे इंटीरियर प्लेटफॉर्म, इंटीरियर इलाकों में भी उसका इस्तेमाल लोग अभी कर रहे हैं। तो अच्छा, गांव में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता है। यदि सपोज एक मोहल्ले में एक के पास भी है मोबाइल, और वो यदि दूर के डॉक्टर से सलाह ले सकता है, तो उससे बाकी मोहल्ले वाले भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे दूसरों के घरों में जाकर। तो गांव में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की वजह से भी इसमें एडवांटेज मिल सकता है। तो आर्थिक रूप से डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यदि हम छोटे स्तर पर इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं और उससे हम लेसन्स लेते हैं और एनालाइज करते हैं डेटा को और फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो बेहतर होगा। और कुछ स्टेट, इसके बाद हम पैन इंडिया ना करके फिर कुछ स्टेट्स में जो रिलेटिवली रिचर स्टेट हैं वहां अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ऐसे कई तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स को चुना जा सकता है ऑल ओवर इंडिया, और वहां से उठाए हुए लेसन को हम ओवरऑल ला सकते हैं इंडिया भर में। और मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे। डेफिनेटली ये वेल थॉट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अव्युक्त। ये तो बात हुई हमारी कि ये कितनी एक्सपेंसिव पड़ेगी पॉलिसी, हमें कितनी महंगी पड़ेगी, क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगी पैसे वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी काफी डॉक्टर्स ने एक चीज बताई कि हमारी कंट्री में ना जब ये डेटा कलेक्शन की बात आती है तो लोग इतने ज्यादा वेल वर्स्ड उससे है नहीं, उनको इतनी जानकारी है नहीं। जैसे डॉक्टर अरुण शर्मा ने भी एक एग्जाम्पल दिया कि वो 10 दिन पहले से कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि ये हुआ था। तो जब ये डेटा कलेक्शन की बात आती है तो एक दिक्कत और है, जब मैंने इसके ऊपर पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जो हमारे मेडिकल वर्कर्स हैं इनको सबसे पहले तो हमें ट्रेन करना होगा डेटा कलेक्शन को लेकर के, क्योंकि ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि जो मरीज हैं उनकी बीमारियां या टेस्ट के बारे में होगा, इसमें डॉक्टर्स भी होंगे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल, ताकि लोग जो है डिजिटल हेल्प ले पाए डॉक्टर्स से। इसके ऊपर हमारे और ये आपके इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोग होंगे। तो मतलब ये कलेक्शन होगा जहां पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी सुविधाएं जो हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। तो फायदे तो सुनने में बहुत लग रहे हैं इसके, पर क्या हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो इतना ट्रेंड है, और उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो इतने लार्ज स्केल पे क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगी डेटा कलेक्शन को लेकर के? मैं शुरुआत करूंगी डॉक्टर अरुण शर्मा से। ऐसा है, जो मैंने प्रारंभ किया सरवत जी, सबसे पहले उपभोक्ताओं को हमको ट्रेन करना पड़ेगा। उसकी संख्या बहुत बड़ी है। हम हरदम बोलते हैं 130 करोड़ या 135 करोड़, उसमें से हर व्यक्ति के पास हमें पहुंचना होगा। और मेरी बात मानिए, और मैं मान के चलता हूं, मेरे विद्वान जितने साथी बैठे हैं ये सब इस बात को मानेंगे कि हमारा जो मरीज है, जो उपभोक्ता है, सेहत के लिए जो कर रहा है, वो बहुत भोला है, बहुत घबराया हुआ है, बहुत सरल है। उसके पास अभी तक ये समझ नहीं है कि डॉक्टर क्या पूछ रहा है। वो क्यों पूछ रहा है कि तुम्हारे दादा को कभी कोई ऐसा हुआ था? वो क्यों पूछ रहा है कि तुम्हारी माताजी को कभी ब्लड प्रेशर हुआ था? वो घर जाके बोलेगा कैसा डॉक्टर है ये खामोखाम पूछ रहा है। मैं तकलीफ मुझे है, खांसी मुझे, और मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारी माँ को ब्लड प्रेशर हुआ था। तो उसको ये तसल्ली देनी होगी और घर घर हमको सिखाना होगा। इसलिए मैं आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा इस बात के लिए कि मैंने यहाँ पे एक पहल की थी जो मैं सोचता हूँ कि बहुत ही सफल पहल है। इसलिए नहीं कि मैंने की, किंतु यहाँ हो गई वो सफल पहल। उसका जैसे आपने शुरुआत में नाम दिया कि फ्री क्लिनिक। मैंने कई बार इस इलाके में सारे, क्योंकि मैं यहाँ का IMA का प्रेसिडेंट भी हूँ, मेरी मीटिंग्स में मैंने कई बार अनुरोध भी किया अपने मित्रों को, डॉक्टर मित्रों को, कि आप हफ्ते में 1 दिन दीजिए अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में फ्री क्लिनिक, जहाँ पे कोई भी आपके पास आ सके, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, वो चलता फिरता आ सके, छोटी सी मोटी तकलीफ से लेके बड़ी बड़ी तकलीफ लेके, और उसको आप गाइड कर सके। उसमें भी हमें, मैं 35 साल से कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि 15 साल से हैं, तो ये साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। 15 साल में एम्स में एक आदमी काम कर रहा है तो वो कितना कुछ जानता है, उसके पास कितना कुछ डेटा है, किंतु मुश्किल क्या है कि हमें भारत को समझना होगा। भारत एम्स नहीं है, भारत अपोलो नहीं है, भारत IPA-GMR नहीं है, भारत PGI नहीं है। यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं। मैं बताऊं, हर किस्म का मरीज मेरे पास पहुंचता है यहाँ पर। डॉक्टर साहब मानेंगे इस बात को, मेरे जितने मित्र बैठे हैं, और ये भी बात मानेंगे कि वो कितना सरल है। तो उसको तो पहले ट्रेन करना होगा, उसके बाद तो आपका उस व्यक्ति को ट्रेन करना होगा जो उनको ट्रेन करे, जिसको आप हेल्थ वर्कर बोल रहे हैं जी। उस हेल्थ वर्कर को ट्रेन करने के लिए मैं यहाँ पर नर्सिंग स्कूल में फैकल्टी हूँ,
मैं वहां देखता हूँ जो बच्चे आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनको ये समझाने में शरीर की संरचना कितनी जटिल और कितनी सरल है, इन दोनों को समझाने में उनको 4 साल लग जाते हैं। उसके बाद वो ऐसा सवाल लेके आते हैं कि सीता किसकी पत्नी थी। क्या होता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि हमारे पास पूर्वाग्रह बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारी पुरानी बातें हैं, हमारे घरेलू उपचार के बारे में बातें हैं, इतनी सारी हैं कि हम इन चीज को तुरंत ग्राह्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता को ट्रेन करें और उसके साथ साथ समानांतर रूप से उस समूह को भी ट्रेन करें जो हेल्थ वर्कर होगा। और इसके लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसका तो ज्यादा डॉक्टर पुनीत बताएंगे क्योंकि शिक्षक भी हैं और हेल्थ में बेसिक काम भी किया इन्होंने, और क्योंकि प्रिवेंटिव मेडिसिन में काम किया। इनसे अच्छा तो मुझे इस समय हम चारों में से कोई बता सकता नहीं, वैसे सभी ज्ञानी हैं। मैं एक एक करके आप सबके पास आऊंगी। अभी सिंस आपने डॉक्टर शर्मा बोल दिया है पुनीत जी का नाम, तो डॉक्टर पुनीत मैं अभी आपसे स्टार्ट करती हूँ। आपका क्या कहना है इसी मुद्दे के ऊपर? देखिए, जहां तक हेल्थ वर्कर को ट्रेन करने का सवाल है, जो मेरा अनुभव कहता है कि हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन किया जा सकता है। हमने करीब 2005-2006 में जो ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ वर्कर्स को डिजिटली डाटा रिकॉर्ड करने के लिए ट्रेन किया था और उसमें हमें पूरी सफलता मिली थी। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त करीब जो मैं 28 गाँव की बात कर रहा हूँ, 28 विलेजेस जो कि हरियाणा में स्थित हैं, जहाँ पे हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया है, वहाँ पर सन 1991 से हमारे पास पूरा डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड है। और शायद इंडिया में पहली बार, अब तो कई जगह है लेकिन हमने सबसे पहले शुरुआत की थी, पूरा कंप्यूटराइज्ड है और जिसमें एक एक आदमी का हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब हम जाते हैं कि बर्थ से पहले का डाटा है, उसके बाद का डाटा है, कहाँ बर्थ हुई, क्या आयरन टेबलेट ली, क्या इम्यूनाइजेशन हुआ, और ये सन 91 से कर रहे हैं जब हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। तो उसमें मुझे उतना दिक्कत नहीं लगती है। देखिए, ट्रेनिंग की जरूरत जरूर है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं है, एक चीज। दूसरी बात जो है, जहां तक मरीजों को ट्रेन करने वाली बात है, वो मैं पूरी तरीके से शायद यहाँ पर सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ये डॉक्टर की जिम्मेवारी होती है, चिकित्सक की जिम्मेदारी होती है कि उनसे हिस्ट्री टेकिंग में जो हमें बात पूछनी है वो हम निकालें। और जो ये फॉर्मेट होता है, जिस फॉर्मेट में आपको लिखना है या जिसमें आपको हिस्ट्री देनी है, देखिए मरीज अपना पूरी कहानी सुनाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं दिल्ली गया था, मैं उधर गया, मैंने 4 दिन पहले बैगन की सब्जी खा ली जिसकी वजह से मेरे को आज पेचिस हो गई, हम मेरे को, तो देन ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसमें से रिलीवेंट इंफॉर्मेशन लेके आप हिस्ट्री में लिखें। एंड हिस्ट्री टेकिंग शायद एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जो हमारे सारे डॉक्टर मित्र इस बारे में कहेंगे। जब हम अपना सबसे पहले क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत वक्त लग जाता है कि सही प्रकार से हिस्ट्री कैसे लें, क्योंकि एक प्रकार की कला है, आर्ट है आपको मरीज से निकालने के लिए। तो इसमें करीब करीब जो चिकित्सक हैं सारे सबसे पहले ट्रेनिंग लेते हैं। बाकी जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए हमें जरूर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट में एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट है जिसमें हम सारी चीजें लिखें ताकि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो उस चीज को एक्सेस कर पाए। मरीज की जहां तक जिम्मेदारी है, धीरे धीरे लिटरेसी आएगी, मैं जो समझता हूँ वक्त लेगा लेकिन आएगा। देखिए, अभी भी हम ग्रास रूट लेवल तक का डेटा कलेक्ट करते हैं, अभी भी हमारे पास एक सिस्टम है। तो थोड़ा सा हम उस सिस्टम में भी झांक लेते हैं तो कि समझेगा कि क्या हो रहा है, आज की वास्तविकता क्या है। तो NHSRC जो है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, वो ये सारा डेटा अभी कलेक्ट करती है। वो कैसे कलेक्ट करती है? हालांकि उसमें हर एक इंडिविजुअल इंसान का डेटा नहीं होता है, मगर काफी मोटा मोटी डेटा वो कलेक्ट करती है, संभालती है और उसका उपयोग भी करती है पॉलिसी लेवल पे और इंटरवेंशन लेवल पे। तो ये डेटा कलेक्ट करने के लिए हर एक PHC में जो डॉक्टर होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है। वो डेटा एंटर करते जाता है और ऐसे कई सारे पोस्ट होती हैं जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कहलाती हैं। अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग थोड़े बहुत नाम हो सकते हैं। और ये डेटा जाता है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्वर के ऊपर और फिर वो वहां से मेन सर्वर जो होता है उसमें डाला जाता है। तो आज अगर हम इस व्यवस्था को देखें और इससे थोड़ा सीख लें तो आपको इसमें वो काफी महत्वपूर्ण सीख है और हमारा ये बड़ा कदम होने जा रहा है। तो पिछले कदम पे हम थोड़ा सा सीख सकते हैं। अभी जो डेटा फ्लो का सिस्टम है, अगर हम उसको देखें तो कितने भी अच्छे जो राज्य हैं, जो अच्छे तरीके से उनके हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, मगर उनमें भी ये काफी बड़ी समस्या है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या तो कम है
और जो है उनके ऊपर बहुत सारा भार है और उनको बहुत सारा डेटा एंट्री करना पड़ता है। उनके एक लेवल के ऊपर उनका डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए एक और आदमी होता है, और जब डेटा एंट्री होता है तो उसका क्लीनिंग और उसको मेन सर्वर में या फिर मेन फॉर्मेट में फ्यूज करने के लिए एक और सिस्टम है। सो ये सब ऑलरेडी है, और हम जो अभी बात कर रहे हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, वो इसको और कई गुना बढ़ाने की है। तो इसका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पैरेलली ये एक डेटा कलेक्शन सिस्टम हम खड़ी करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमको बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। नॉट ओनली ट्रेंड, उनको हार्डवेयर माने ये सारी संसाधन, इंटरनेट हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सब तो देना ही पड़ेगा, मगर उसके साथ साथ ट्रेनिंग और उनकी संख्या, और उनको बहुत बड़े पैमाने पे आपको ग्रास रूट में, यानी हमारे देहाती इलाकों में जहाँ पे पीएचसी है, सब सेंटर है, उतने लेवल तक उनको पेनिट्रेट करवाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग ऑपरेशन भी होने जाएगा अगर हम इतने बड़े पैमाने पे इसको लाने जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। मैं एक बार डॉक्टर अव्युक्त के पास आना चाहूंगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर अव्युक्त। सरवत, आपका क्वेश्चन लेने के पहले इसमें एक चीज में सिंप्लीफाइड करके बताना चाहूंगा कि क्लैरिटी थोड़ी आए कि कैसे डेटा एंट्री काम कर सकता है। देखो, अभी राइट नाउ आयुष्मान जो स्कीम है वो मेडिकल कॉलेजेस में सभी जगह चल रही है। शुरू में बहुत दिक्कतें आ रही थी एंट्री में, लेकिन अभी काफी स्मूथ हो गया काम। इसमें डॉक्टर्स को ट्रेन करने की बहुत जरूरत नहीं होती है कि हम डेटा एंट्री के लिए उनको ट्रेन करें। मैं जो नवजात शिशु होते हैं उनका भी एनएचएम में पूरा डेटा, हमारी फाइल सब कुछ अपलोड हुआ करती है, जो कि सेंट्रल सर्वर तक जाती है। तो करना क्या होता है, इसमें एक चेकलिस्ट बनेगी मरीज के नाम से लेके उसकी एज, उसकी फिर उसके बाद तकलीफें, फिर फाइंडिंग्स, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, उसकी एक चेकलिस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स को टिक 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 का डॉक्टर्स को नहीं करना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक अलग पोस्ट होगी, जो कि ये कंप्यूटर जो लोग जानते हैं उनको रखना होगा, और इससे रोजगार भी क्रिएट होंगे। तो वो लोग करेंगे इसको, डॉक्टर्स जो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं उसकी हेल्प से। मतलब वो कमांड दे देगा कि ये चीज है, ये फाइल दे देगा, फाइल देखकर उसकी एंट्री की जाती है। तो इस तरह से ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियों में किया जा रहा है। अभी कोविड में भी हो रहा है सारा डेटा एंट्री एक एक मरीज का। तो हम ऐसा नहीं कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं इसको, ऑलरेडी भारत में इसका एक एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी ग्रो कर चुके हैं कुछ हद तक। जी, अब आपका क्वेश्चन। डॉक्टर, आपने जैसे ये बोला कि डेटा कलेक्शन होता कैसे है, जहां तक इस पॉलिसी की बात है, इसमें ये है कि जब आप रजिस्टर करेंगे खुद को, तो आपको बहुत ही बेसिक चीजें जो है, आपका नाम, पता, फोन नंबर, बाकी इंफॉर्मेशन, ये जो यूजर है उसको खुद रजिस्टर करना है। ये तो ये जैसे हमारा सेंसस होता है पॉपुलेशन में, वैसा नहीं है कि घर घर जाके किया जाएगा। ये नहीं, इसमें देखो सर्वर शुरुआत में तो वो खुद डालेगा, इसका मैं जैसे समझ पाया हूँ। देन वो जहां जहां पर भी जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया वो पेशेंट, तो मैं उसकी फाइंडिंग्स को मुझे उसमें अपलोड, यदि मैं उसकी डिजी उसका उपयोग से उसको ट्रीट देख रहा हूँ, तो उसकी फाइंडिंग्स उसमें डालूंगा ना, कि आज का हीमोग्लोबिन क्या है, सीबीसी क्या है आज की, वो मुझे डालनी होंगी उसमें। तो वो इस तरह से वो क्लब होते होते उसके लाइफ स्पैन में एक पूरी हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा उसका। अभी क्या होता है कि लॉन्ग हिस्ट्री हमें लेनी पड़ती है मरीजों से पूरी। जब भी कोई मरीज जैसे एडमिट हुआ तो उसकी हिस्ट्री लेते हैं, तब भी लॉन्ग लेनी पड़ेगी। बट काफी चीजें जो मरीज बता नहीं पा रहा है वो एक क्लिक में हमें दिखेंगी। वन क्लिक करेंगे और हम वी कैन सी ऑल दोस पास्ट रिकॉर्ड्स। ऐसा है। तो वो पहली बार में तो खुद डाल रहा है, लेकिन बाद में तो ट्रेन पर्सनल्स को ही डालना है, उसको हर बार मरीज को नहीं डालना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जिस डॉक्टर के पास जाएगा, टेस्ट या दवाइयां या बीमारी बोला जाएगा, तो ये डॉक्टर बाय डॉक्टर ये सारी कलेक्ट की जाएगी और ये डिजिटल होगी। और आपको एक यूनिक आईडी होगा आपका, जैसा आपका आधार कार्ड पे होता है, कि वो डॉक्टर ने सर्वर में डाला, अपने सिस्टम में डाला, और फिर सारी इन्फॉर्मेशन बाद में फिर वो दूसरे किसी डॉक्टर को वो अपनी आईडी जब बताएगा तो वो वहां पर उसको एक्सेस कर सकता है। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी रैंडमली एक्सेस करे, जैसे आपका आधार कार्ड कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप आधार कार्ड नंबर नहीं बताओ। तो लाइक दैट। नहीं, लोगों का जो डर है वो तो ये होगा ना कि देखिए, डिजिटल और आईटी के बारे में हर आम आदमी को इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि ये काम कैसे करता है। ये सारा सिस्टम सेव्ड होगा एक सर्वर के ऊपर। तो जैसे ही लोगों को टिकटॉक के लिए डर था कि भाई हमारी सारी इन्फॉर्मेशन एक सर्वर में सेव्ड है, एक मशीन में सेव्ड है, जो कैसे भी कहीं भी लीक हो सकती है, इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है,
तो सेम चीज तो यहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन एक डर रहेगा, डर जेन्युइन भी रहेगा, और गवर्नमेंट को इसमें सिंसेरिटी दिखानी पड़ेगी कि प्राइवेसी को हम मेंटेन कर रहे हैं, उसमें एश्योरेंस कानूनन रूप से भी, और वो कानून के एग्जाम्पल्स होने चाहिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कि कभी कोई ब्रीच ना हो, जिससे कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। आप कोई भी नई डिसीज लॉन्च होती है, नई ड्रग, इमीडिएटली उस पर भरोसा नहीं करते। हम तो नई फिल्म पर भी इजीली भरोसा नहीं करते ना, जब तक कुछ लोग नहीं बता देते हैं। तो इट्स लाइक दैट ओनली कि आप एक चीज लॉन्च कर रहे हो, उसमें फेथ एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की है, लोगों की नहीं है। पर अभी हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स की बात कर रहे थे कि जैसे आपने बोला कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे वहां से भी इंफॉर्मेशन आपकी फीड की जाएगी, और अगर ये बड़े स्केल पे पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो वही हेल्थ केयर वर्कर्स को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, उसके लिए ट्रेन डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो आयुष्मान मित्र कहलाते हैं। ये तो वो काम कर रहे हैं। इस तरह के नए अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे गवर्नमेंट को। ये एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट से नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अभी डॉक्टर, सिस्टर, क्लर्क जो सब जगह हैं, और इसमें आपको प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है यदि, और तो उसको नए अपॉइंटमेंट्स करने होंगे, बिना उसके नहीं होगा। डॉक्टर अभिजीत कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं एक बार डॉक्टर अभिजीत आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी बताइए। इसी मुद्दे पे जैसा मैं कह रहा था कि इसके अलग अलग पहलू हैं। देखिए, एक अभी हमारे पास जो है वो प्राइमरी लेवल, मतलब जो पीएचसी में जो सेवाएं दी जाती है वो प्राथमिक आरोग्य सेवाएं होती हैं। इसके ऊपर होता है सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल। तो हर एक जगह पे अगर आपको क्योंकि अलग अलग कठिनाइयां भी जो होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी और टर्शियरी, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। और ये कॉम्प्लेक्स चीजों का डेटा एंट्री अगर आपको करना है तो हर एक लेवल पे अलग अलग डेटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग की जरूरतें भी अलग अलग होंगी। तो मैं बस ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एक लेयर है इसके ऊपर, जो प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये अलग अलग लेवल्स है। तो अलग अलग लेवल का डेटा एंट्री, और उसका देखिए, अगर मैं पीएचसी में बैठा हुआ साधारण डॉक्टर हूं, जो मैं जनरल प्रैक्टिस करता हूं, और मैंने कुछ लिख दिया है, और मेरे पास एक पेशेंट आ गया जो कैंसर पेशेंट है, और उसका इंफॉर्मेशन लिखा है किसी सुपर स्पेशलिस्ट ने, और मुझे उसको समझना है, तो ये मेरे लिए भी कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मुझे भी मदद की जरूरत होगी कि भैया कौन से टाइप का कैंसर है, क्या कीमोथेरेपी दिया है, और इस कीमोथेरेपी अगर चल रहा है तो मैं ये साधारण भी सुनने वाली और लगने वाली दवा है, क्या मैं ये दे सकता हूँ। तो ये अलग अलग लेवल पे डॉक्टर और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को सपोर्ट की भी जरूरत होगी, और दैट हैज टू बी, मतलब ये उसका हिस्सा भी होना चाहिए। ये सही कहा आपने डॉक्टर अभिजीत के। डेटा तो चलिए मिलेगा सारा आपको, पर क्या डॉक्टर्स खुद या जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं वो डेटा ऐसा उसमें मतलब जो उनको फिल इन करना है वो कर पाएंगे कि कोई और डॉक्टर उसको समझ पाए, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर के पास जाएगा इंसान। डॉक्टर पुनीत, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको इस बारे में कुछ बोलना था, आप अनम्यूट। सबसे पहले तो इसी मुद्दे को लेते हैं जहां तक डाटा एंट्री वाला सवाल है। देखिए, अभी तक जो हमारा डाटा एंट्री हो रहा है और जो अभी तक अधिकतर इन्फॉर्मेशन है, दैट इज हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जहां पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थोड़ी ट्रेनिंग के साथ या हेल्थ वर्कर थोड़ी ट्रेनिंग के साथ कर पा रहे हैं। लेकिन जहां तक ये डिजिटल हेल्थ मिशन है, इसमें काफी सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी, और उस मेडिकल इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें जहां तक मुझे लगता है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर सफिशिएंट नहीं होंगे, वहां पे आपको डॉक्टर्स की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, इस वक्त अमेरिका जैसे विकसित देश में मरीज के जितनी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी डॉक्टर के द्वारा ही भरी जाती है। और उसमें मुझे लगता है कि अभी हम शायद इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर्स का बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। तो उस समय की जो क्षतिपूर्ति वो कैसे होगी? मैंने बताया कि हमारे यहाँ आप ओपीडी में 80 से 100 मरीज देख लेते हैं 6 घंटे में, 8 घंटे में, जबकि अमेरिका जैसे देश में 15 से 20 मरीज देखते हैं। तो वो जो मरीजों की जो भरपाई है या पैसे की भरपाई है, वो कैसे होगी? एक चीज इसमें मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बोला कि जैसे हमारे यहाँ डाटा एंट्री के आप ऑपरेटर की बात करते हैं, कई जगह वो 12वीं पास है, कई जगह शायद उससे थोड़ी सी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, और वो कई बार इस चीज की बहुत
नहीं समझ पाते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का कितना महत्व है, और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन गलत भर दी और आपने नहीं देखा, तो जब दूसरी जगह आप ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं और उसके बेसिस पे किसी ने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके ट्रीटमेंट दिया, तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? मरीज का। तो ये इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। एक, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक ठीक भरी जाए, जिसमें कहीं कोई कमी नहीं रह पाए, और उचित व्यक्ति के द्वारा भरी जाए ताकि वो उस चीज का इम्पोर्टेंस समझे। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आया, डॉक्टर साहब ने कैंसर का एग्जाम्पल दिया, मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, एब्सेंट है, अगर उसको हेल्थ वर्कर को मालूम नहीं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसको लगता है मुझे जल्दी में मैं अगर 50 रिकॉर्ड भरूंगा तो मेरे ज्यादा पैसे बन रहे हैं, तो वो फटाफट करेगा और उसने ऐसी महत्वपूर्ण सूचना छोड़ दी, तो जो अगला डॉक्टर है उसके बेसिस पे पता नहीं क्या विचारा करेगा, और फिर आप कहोगे कि गलती डॉक्टर की है। तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण मुद्दे आएंगे और उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। डॉक्टर अरुण शर्मा, आपको कुछ ऐड करना है इसमें, या फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं? ऐसा है, जो ये बात कर रहे हैं पुनीत जी और अभिजीत जी, मैं इनसे पूर्ण सहमत हूं। और इस बात का महत्व ये है कि छोटी चीज देखिए, आज हमें कोरोना के लिए वैक्सीन की संभावना देखते हुए हमें खाली वैक्सीन इंजेक्शन लगाने के लिए लोग चाहिए होंगे, उस पर हमारी चिंता कितनी बड़ी है। उसके लिए हमको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, खाली वो एक ही काम करेगा। तो जैसे पुनीत जी ने बताया, अभिजीत जी ने बताया कि ये इतना संवेदनशील कार्य है कि एक छोटी सी गलती दूर जाकर उसको बहुत भीमकाय गलती बना देगी। इस पे तो बहुत बहुत मुश्किल होगी, आप देखना भविष्य में। ये नहीं कि हम करें नहीं, हमें चलना पड़ेगा दुर्गम राह पर, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण बताया अभिजीत जी ने भी और पुनीत जी ने भी, इतना अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण पहलू बताया है। जब हमको वैक्सीन लगाने के लिए इतनी चिंता हो रही है कि खाली उसको एक चीज सिखानी है कि उसको कैसे टीका लगाना है, उसके लिए हम बड़े बेचैन हो रहे हैं। उसके लिए हमको संसाधन चाहिए, उसके लिए हमको हेल्थ वर्कर चाहिए। ये जो स्पेशल हेल्थ वर्कर होगा, विशेषज्ञ, उसके लिए कितनी कठिनाई होगी सरोज जी, आप समझ सकती हैं। बिल्कुल, तो मतलब बहुत ही केयरफुली इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा, बहुत संवेदनशील से। एक टाउ, मैं बताऊं, टाउ धर्म में एक बात है, वो कहते हैं कि रूल अ लार्ज कंट्री एज यू विल फ्राई ए स्मॉल फिश। नन्ही सी मच्छी को जिस तरह से तलेंगे आप, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा तल दिया जल जाएगी, नहीं तला तो अकपक पड़ जाएगी। और ये कहना बड़ा आसान है, करना वास्तव में भागीरथी कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है ये। देखते हैं जी। अब हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आते हैं, जिसके बारे में मैं जब ये पॉलिसी मैंने पहली बार सुनी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई थी, और वो ये है कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और हम ऐसी पॉलिसीज की बात कर रहे हैं जो कि डिजिटाइज्ड है, मतलब इंटरनेट पे ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी, इसका सारा लेना देना आपका डिजिटल दुनिया से होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं कभी हाईवे पे और बीच किसी डिस्ट्रिक्ट में हमारी गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल खत्म हो गया, हम पेट्रोल पंप गए, हमने बोला भैया पेट्रोल भर दो, भर दिया उसने, और फिर हमने अपना कार्ड दिया और बोला कि भाई पेमेंट कर लो, वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास मशीन ही नहीं है, कैश दीजिए। तो हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है हमारा, और इम्प्लीमेंट हो पूरे देश में और सबको इसका लाभ मिले, बहुत अच्छी बात है, पर ये प्रैक्टिकल कितना है, यहाँ पे हम इस पॉलिसी की बात कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर अरुण शर्मा से बात करें, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो ऐसी जगह है जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे लोगों के पास इतनी ज्यादा एक्सेस नहीं है चीजों की, रिसोर्सेज की, कि लोगों के पास 4G इंटरनेट भी है और मोबाइल कंप्यूटर सब कुछ है। तो हिंदुस्तान सिर्फ दिल्ली बॉम्बे तो नहीं है, हिंदुस्तान तो छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव भी है, तमिलनाडु का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भी है, कश्मीर का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट भी है, हिंदुस्तान ये सब है और हिंदुस्तान के सारे लोग भी यही हैं। तो जब यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसा, जो कि सच है कि यहाँ पे इंटरनेट पहुंचता हो या इतना स्पीड में काम करता हो, तो ये पॉलिसी सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? अरुण शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगी इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है जी कि जो दुर्दशा है इंटरनेट की हमारे देश में, उस पर जितना कम कहा जाए अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हूं और ऐसी पहुंच पे बैठा हूं कि जहां पे मैं अफसरों के पास पहुंच सकता हूं अपनी सुविधा के लिए, वहां पे भी असफल हो जाता हूं। तो आपने जिनकी बात की, और आपने शुरू में कहा था मैं एक एक्टिविस्ट हूं, ये कागजों पे ये मिशन की जो योजना है बहुत सुंदर है। मैं बताऊं आपको, अद्भुत है योजना। हम जब पढ़ते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, किंतु जैसे ही आपके जो प्रश्न उठाए आपने, हमने भी वो प्रश्न अपने मन में उठाए हैं, और हम सोचते हैं कि ये खाली दुर्गम नहीं है। मैं असंभव तो नहीं कहूंगा आपको, क्योंकि वो विवादास्पद हो जाएगा, किंतु मान के चलिए ये बहुत ही भागीरथी कार्य है और हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए मैं नकारात्मक व्यक्ति नहीं हूं,
मैं ये नहीं कह रहा कि यह असफल होगा, किंतु संभावना बहुत ज्यादा है। अगर हमने हर कदम को फूंक फूंक के नहीं किया, पहले अगर हमने आधारभूत जो जितनी सुविधाएं हैं, जितने उपकरण हैं, उनको एकदम पूर्ण रूप से सुधारा नहीं, तो ये बात करने से, कागजों में करने से मुझे लगता नहीं कि इस पे पहले आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। जितनी भी आधारभूत जरूरतें हैं, बिजली है, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड है, प्राइवेट है, सरकारी है, उन सबको आपको निरंतर समझाना पड़ेगा कि वो इस चीज को एकदम पुख्ता रखें, स्वस्थ रखें। पहले ये स्वस्थ हो, फिर स्वास्थ्य की बात करेंगे अपन और इस मिशन की बात करेंगे, क्योंकि ये कहीं स्वस्थ नहीं है। बात मान के चलिए, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा, मेरा देश है, मुझे बहुत प्यारा देश है, हम भारत मेरा देश है, भारतीय है हम, भारतीयता हमारा चरित्र है, किंतु इसके अंदर जो हमारी कमियां हैं हम उसको माने और मान के उसको जितनी जल्दी सुधारें। उसमें कोई गलती बात नहीं, अपनी गलती मानना कि हमारा संसाधन, हमारे उपकरण, हमारा आधारभूत जो भी तंत्र है उसमें दोष है, उसमें दोष है और उसको सुधारना ही होगा। और जितनी जल्दी सुधारेंगे उतना सफल हमारा ये मिशन होगा। मिशन बहुत सुंदर है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, और बहुत ही प्रशंसनीय है, किंतु ये तभी सफल हो सकता है कि जब हम आधारभूत जमीन से चालू करेंगे। और वो प्रशिक्षण और सबकी बात है, हम पहुंचेंगे कैसे? जो आपने बहुत सही बात उठाई है कि हमारे कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पहुंचती है, बिजली सही समय पे नहीं पहुंचती है। आपको पता है इस समय जहां मैं बैठा हूं बिजली नहीं है। मैं अगर कंप्यूटर रहता तो मैं आपको बोलता महोदय मैं जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किंतु इसलिए मैंने मोबाइल लिया है और मेरे पास संसाधन है, मेरे पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास 4G कनेक्शन है और मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। किंतु क्या ये सबके पास है? आपने खुद ने बताया कि दूर दराज में, मैं बिहार के गांव में काम कर चुका हूं, मैं छत्तीसगढ़ के काम में काम कर चुका हूं, झारखंड में काम कर चुका हूं, बंगाल में काम कर चुका हूं एज एन एक्टिविस्ट। मुझे पता है कि वहां कितनी कमियां हैं। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा, मेरे देश में कमियां हैं, हमारा देश इसकी पूरी करेगा और हम डेफिनेटली पूरी करेंगे। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अरुण शर्मा। हम आते हैं डॉक्टर अवयुक्त के पास। यही सेम चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर के कि यहाँ पे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है कि जहाँ पे ज्यादातर हिस्सों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पे ये पॉलिसी काम करेगी कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस डेफिनेटली हैं हमारे देश में और आगे भी कुछ सालों तक या बहुत सालों तक रह सकते हैं। लेकिन देखिए, बावजूद उसके, सपोज टीवी पर यदि एक ऐड आना शुरू हुआ था, हम दो हमारे दो, 80s की बात करें तो ठीक है, या ORS पर आना शुरू हुआ था, तो क्या उस वक्त हम पहला ये सोचते कि जब सब घर में, हर घर में टीवी पहुंच जाएगी उसके बाद हम ये प्रोग्राम को लॉन्च करके उसकी एडवर्टाइजिंग शुरू करेंगे? तो बात यहाँ पर है कि हमें कदम बढ़ाना होगा, खासकर दुनिया के पेस के साथ। और भारत के बहुत सारे हिस्सों में आज डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी काफी अच्छी स्थिति में है। मोबाइल, आप देखें कि टीवी व्यूअरशिप से यदि पूरी कंबाइंड व्यूअरशिप करें तो यूट्यूब के कई की व्यूअरशिप्स वगैरह होने लगी हैं। अब जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग पिक्चरें देखने लगे, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। ये हो सकता है कि अगले 4-5 ईयर्स में सिनेरियो ऐसे बदल जाए कि बहुत आगे तक, अंदर तक ये सब पेनिट्रेट कर जाए। तो इस वजह से हमें जरूरी है कि हम जल्दी कदम बढ़ाएं पहला, जिससे हमारी जो गलतियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। लगता कागज पे कोई भी पॉलिसी सुंदर लग सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, उसका सही होना एक अलग टाइप का चैलेंज होता है। और हमारी बहुत सारी योजनाएं पास्ट में डिजायरेबल रिजल्ट नहीं दिए, ऐसा भी है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमने कि बहुत अच्छा करेंगे बट नहीं कर पाए। तो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं जिनको डेफिनेटली डिस्कस आउट करना चाहिए, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं। बट इसकी वजह से जरा भी कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, ना ही उसमें ये होना चाहिए कि हम ज्यादा सोचें उस बारे में जो नहीं है। हमारे पास जो है एग्जिस्टिंग में, हम उसको लेते हुए आगे बढ़े, उसको फिर उसके साथ ही साथ में दूसरे एरियाज को भी साइमल्टेनियसली इंप्रूव करें। ये ऐसा नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं कि क्रोनोलॉजी में हो एक कि पहले ये चीज हो जाए तब फिर ये आए। हम साइमल्टेनियसली दोनों पार्ट में इंप्रूव कर सकते हैं कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली की कनेक्टिविटी इंप्रूव करते जाएं इंटीरियर इलाके में, साथ ही साथ में हम लोगों को जागरूक करते जाएं और लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म से जोड़ते जाएं, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब का है। और खासकर जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, नए MBBS ग्रेजुएट आ रहे हैं, तो जब ये सब इंट्रोड्यूस होता है तो वो लोगों की भी ट्रेनिंग मतलब कॉलेज करिकुलम का हिस्सा बनने लगती है सब चीजें। तो इसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होते हैं कि हम जितना जल्दी जो देश
अपनाएगा उतना जल्दी उसको फायदा उठाएगा। जैसे कंप्यूटर्स है या हम कोडिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोडिंग है, जो जिन देशों के बच्चों ने जल्दी सीखी वो ज्यादा इनोवेट कर पाए, ज्यादा बेटर सिस्टम्स ला पाए। तो मुझे लगता है कि इसको खुले दिल से हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए, बट पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में, छोटे छोटे चीजें लेकर, छोटे छोटे ग्रुप्स को लेकर और एनालाइज करते हुए। और यदि लगे कि नहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, अभी हमें और तैयारियों की जरूरत है, अभी हमारे इंटीरियर इलाकों, इंटीरियर्स में अलग टाइप के पायलट प्रोजेक्ट हो, अर्बन इलाकों में अलग हो, और फिर हम इसको बड़े लेवल पर लेकर आए। और कभी भी कंपलसरी कभी ना हो। मैं यदि ये कंपलसरी थोपा जाएगा तो मैं इसके विरोध में हूँ हमेशा, यदि ये थोपा जाता है तो, खासकर। और साथ में जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा कि वो डॉक्टर्स को डेटा एंट्री करनी पड़ेगी इसमें, या उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में इतने डॉक्टर्स हैं पेशेंट डॉक्टर रेशो को देखते हुए कि ये हम इसको इम्प्लीमेंट इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कर सकते हैं। यदि ये करेंगे तो डॉक्टर्स विरोध करेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता उसको एक्सेप्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है। एक एक डॉक्टर 50 से 100 मरीज देख रहा है, कुछ 200-300 मरीज एक दिन में देख रहे हैं। और वो वहां पर यूएस में, यूके में मेरे फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग बोलते हैं हम दिन भर में 5 मरीज देखते हैं और बाकी का डेटा एंट्री कर लेते हैं, 5 है 10 है। तो आप जब मतलब वहां से कुछ चीज उठा ली, चेरी पिकिंग कर ली, और यहाँ से कुछ उठा लिया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको यदि फेरारी चलानी है तो उसके लिए ट्रैक भी वैसे ही होना चाहिए। यदि ट्रैक आप खराब रोड दे रहे हो और बोल रहे हो माइकल शूमेकर जैसी नहीं चला रहे हो, तो दैट्स रॉन्ग। दोनों तरह के, मतलब एक प्रोटोकॉल वहां से उठा लिया, एक यहाँ से नहीं चलेगा। आपको यहाँ के हिसाब से प्रोटोकॉल्स लेने पड़ेंगे, और यहाँ से हिसाब से लेने के लिए हमारे यहाँ जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, खासकर स्कूल पास आउट जो लोग हैं या बीए बीएससी, उनको रोजगार में इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर की जिम्मेदारी हो डेटा में, ये नहीं बोल ये कि उसने डेटा एंट्री कर दी तो वो डेटा एंट्री की जिम्मेदारी ऑपरेटर की, ये तो अभी भी नहीं है। अभी भी यदि आयुष्मान में कोई गलती कर देता है, एनएचएम में नोटिस डॉक्टर्स को ही आते हैं। डॉक्टर को जिम्मेदारी डॉक्टर की सुपरविजन की रहेगी कि डेटा एंट्री हो रहा है कि नहीं प्रॉपर, और सही एंट्री हो रही है कि नहीं, वो चेक कर ले एक बार। बट एंट्री करने की जो प्रोसेस है उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो यदि होंगे तो फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं, इतने डॉक्टर्स ही नहीं है जब आपके इलाज करने को अवेलेबल नहीं है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट इस बारे में जरूर सोचेगी। डॉक्टर अभिजीत, मैं अब आपके पास आऊंगी। अभी जैसे डॉक्टर अभियुक्त ने बोला कि मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं इस पूरी पॉलिसी की, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक पॉलिसी बना दें और पूरे देश में एक ही लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप अलग अलग फेजेस में उसको करेंगे, और शुरुआत ही ऐसी हो रही है, पहले यूनियन टेरिटरी से हो रही है। बट यहाँ पे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की है कि ये पूरी पॉलिसी डिजिटाइज्ड है, मतलब डिजिटल बिल्कुल मेन प्लॉट समझ लीजिए इस पूरी पिक्चर का। तो अगर वही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर आप लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस पॉलिसी में भागीदार बनेंगे, इसको यूज करेंगे, या फिर जो डॉक्टर्स हैं नया, या फिर जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करेंगे जब देश की आधी जगह ऐसी हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंचती, इंटरनेट नहीं पहुंचता। जी, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में सभी सीनियर पैनलिस्ट बात भी कर चुके हैं, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं आदिवासियों के लिए काम करने के लिए या फिर उनके स्टडी करने के लिए जाता हूँ, तो ना ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मैं सुंदरबन में जा चुका हूँ, मैं झारखंड के बहुत इंटीरियर एरियाज में जा चुका हूँ, और मैं इवन केरला जहाँ का सिस्टम बहुत बढ़िया है, वहाँ के वायनाड जैसे जंगल एरियाज में भी आदिवासियों के साथ काम कर चुका हूँ। तो डॉक्टर, मैं यही एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, ये कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है। मगर जिस तरीके से अगर हम अगर आप पिछले 15 या 20 सालों में देखें, अगर हमारी ये जो डिजिटल क्रांति है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और पर्सनली मैं ये मुझे एक चीज पूछी, जैसे आपने सुंदरबन का ही फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आप वहां गए, आदिवासियों का इलाज कर रहे हैं आप, और ये पॉलिसी चलिए देश भर में इम्प्लीमेंट हो गई, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के चल रहे हैं। आपको लगता है इसका असर कुछ वहां तक पहुंच पाएगा, यहाँ पे लोगों के काम भी आ पाएगा? आप ज्यादा बेहतर फील्ड पे रहे हैं, लोगों के साथ आपका वहां पे इंटरेक्शन रहा है, आपको पता है सिचुएशन कैसी है। तो देखिए, हमको एक बात समझनी पड़ेगी, ये डिजिटल है, ये एक साधन है, अनेक साधनों में से ये एक साधन है, ठीक है। और हमारा सबका अल्टीमेट गोल जो है वो है किसी एक सामान्य रोगी को अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना या फिर उसको सेवा करना। डिजिटल एक माध्यम हो सकता है उसको
अच्छे से करने के लिए, वो अगर नहीं है तो भी काम तो करना पड़ेगा। और डेफिनेटली कुछ हमारे कंट्रीज के ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे ये बहुत लेट पहुंचेगा। जैसे हमने क्रांति देखी है पिछले 2 दशक में, हमने देखा है अभी तक कुछ एरियाज में ये पहुंचा नहीं है, और उसके अनेक वजह हैं। कुछ पॉलिटिकल हो सकती है, सोशल हो सकती है, जियोग्राफिकल हो सकती है। तो ये सारे बैरियर्स जिसको हम बोलेंगे उनको तोड़ के भी जाना पड़ेगा। मगर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक दिस इज वन ऑफ द मीन्स, ये एक साधन है। बस डिजिटल, मैं बोलता हूं चलिए आपने सुंदरबन में टावर लगा भी दिया, मगर वहां पे लैब नहीं है, वहां पे पीएचसी नहीं है, पीएचसी 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे है, और वहां पे इंटरनेट आने से सुविधा में कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो डॉक्टर अभिजीत, बस एक ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, कुछ साधन जो है वो एड ऑन फैक्टर्स होते हैं और कुछ होते हैं मूलभूत सुविधाएं। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि मूलभूत सुविधाओं को हम ये नहीं रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये डिजिटल जो है ये एक एड ऑन फैक्टर है, तो इन दोनों को हमको समझना पड़ेगा। जी डॉक्टर अभिजीत, मैं आप दोबारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं एक बार डॉक्टर पुनीत के पास जाऊंगी, उनका मैसेज आया था कि ही माइट हैव टू लीव सून, उनको थोड़ा काम है। तो डॉक्टर पुनीत आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपने ये पूरा डिस्कशन अभी सुना है इसी के ऊपर कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब डिजिटल की बात होती है तो अपने आप में इतना वीक है। तो ये पॉलिसी तो वही मैंने बोला पिक्चर का पूरा मेन प्लॉट है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उनके सोल्यूशंस भी आएंगे। अभी देखिए, कोविड जब पैंडेमिक है तो आपने देखा कि अधिकतर बच्चों को हम जो ये डिजिटल मीडिया है इसके द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कस्बे हो, करीब करीब पूरे हिंदुस्तान में। पर कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं? मैं यही इसी पे आ रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि 100% सक्सेसफुल है। देखिए, 100% कुछ नहीं होता है। आपको चैलेंजेस आते हैं, उसके सोल्यूशंस देखने पड़ते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी भी आप किसी चीज को अगर हम ये मान के चलेंगे कि जब कोई परफेक्ट कोई चीज होगी उसके बाद ही करेंगे, तो शायद बहुत मुश्किल चीज होगी। समस्याएं आएंगी, उनके सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और आप ये देखिए कि आज से अगर 15 साल पहले या 10 साल पहले हम ये कहते कि भारत के प्रत्येक गांव से आपका टेलीफोन से संपर्क हो जाएगा, तो शायद कितनी मुश्किल बात होती। आज भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू संपर्क में है। आज से 10-15 वर्ष पहले ये बहुत मुश्किल कार्य लगता था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल होगा। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है। तो जैसे जैसे हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे जैसे हमारे प्रयास और आगे बढ़ेंगे, हम सफल होंगे। उस समय कुछ नए चैलेंजेस होंगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे मैंने कहा, आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, उनको ओवरकम करेंगे। और साथ में जो हमारे कंसर्न्स हैं, चाहे प्राइवेसी के हैं, चाहे ट्रेनिंग के हैं, चाहे टाइम के हैं, इन सारे चैलेंजेस को साथ लेके कार्य करना पड़ेगा। कोई भी नई क्रांति आती है, कोई भी नई चीज आती है, तो उसके साथ शुरुआत के दौर में मुश्किल होती है। और लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने देशवासियों के सहयोग से और जो हमारी युवा जनशक्ति है, जो हमारी युवा जनसंख्या है, उसके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम शायद सफल बनाने में सक्षम होंगे। और ये एक हेल्थ के क्षेत्र में एक क्रांति होगी, एक रिवॉल्यूशन होगा। यही मेरा एक आपको संदेश है। थैंक यू डॉक्टर पुनीत। आप में से कोई और ऐड करना चाहता है इसके ऊपर या अपनी कोई राय रखना चाहता है तो प्लीज कर सकता है। डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर अवयोग, डॉक्टर अरुण शर्मा, अगर कोई कुछ और बोलना चाहता है इसके ऊपर, कुछ ऐड करना चाहता है तो। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसे अंत में डॉक्टर पुनीत ने कहा शायद, ये शायद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बहुत पुराना गीत याद करता हूँ, ये किस ऋतु में तुम आए हमारे आंगन में, जब फूल गए मुरझाए हमारे आंगन में। आए तो सही आप, किंतु कब आए? 1864 में मेट्रो रेल आ गई थी सैन फ्रांसिस्को में, हमारे पास भी आ गई। क्या हमारा नागरिक इतने दिन के लिए वंचित रहेगा उन सब सुविधाओं के लिए, आधारभूत के लिए? वो हमें करना है। हमें समानता रूप से, जैसे और डॉक्टर ने कहा, अभिजीत जी ने कहा, अभिक ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि हमें सारे संसाधन समानांतर रूप से आगे बढ़ने होंगे। अगर ये नहीं होता है, और एक दो बात कही, अगर ये ऐच्छिक नहीं है, तो मैं भी अपने मित्र के साथ सहमत हूं कि हम इसका विरोध करेंगे। ये ऐच्छिक है तब तक ठीक है, और जो तकलीफ है वो तो आएंगी, देखिए साहब, जाएंगी। हम उसको पार कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, भविष्य बताएगा। भविष्य के लिए भविष्यवक्ता नहीं बने हम लोग इस पे आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखें कि हमारे देश के नागरिक को, दूर दराज को कितना लाभ मिल सकता है। साथ साथ में जितनी जो तकलीफें हैं, जितनी कमियां हैं, वो किस तरह से हम आपूर्ति कर सकते हैं। मेरे मित्रों ने बहुत अच्छी बातें बताई, और उसी के कारण मैं मान के चलता हूँ
कि हमें सफल होना होगा। हमें सफल होंगे वो बात नहीं, हमें सफल इस देश के लिए होना होगा। बहुत देर हो गई है, अगर हम विदेश की बात भी नहीं करें, हम जरूर होंगे सफल, हमें सफल होना होगा। हम योग्य हैं, हमारे पास संसाधन भी हैं, बस उतनी नियत हो, उतनी प्रतिबद्धता हो, उतना संबद्धता हो और हम सफल हो जाए। मेरे देश के नागरिक को बहुत अच्छा स्वास्थ्य सिस्टम चाहिए, उसका अधिकार है। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, थैंक यू। हम डॉक्टर अभियुक्त के पास आते हैं। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, हम रैप अप ही कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। थैंक यू डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर अभियुक्त, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ कि एज अ डॉक्टर इस पॉलिसी को लेकर के आपके रिजर्वेशंस क्या हैं? क्योंकि डॉक्टर शर्मा ने भी यही बात बोली थी और आपने ये भी बोली थी कि आप लोग शायद अपोज करें इस पॉलिसी को अगर इसका बर्डन फॉल करेगा डॉक्टर्स के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो रेशियो है हिंदुस्तान में वो बहुत ज्यादा उसमें अंतर है। नहीं, फिलहाल मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे ओवरऑल पॉलिसी अच्छी लगी है। पॉलिसी के लेवल पर जब तक इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह की बातें दिखती नहीं है, मैं उसको पहले से एज्यूम करके इमेजिनेटिव होके नहीं अपना ओपिनियन रखना चाहूँगा। मैंने बात में ये बात समझाई कि ऐच्छिक है, क्योंकि ये तो अभी जो मैंने पॉलिसी पढ़ के देखी उसमें यही लिखा है कि वॉलंटरीली है ये पेशेंट्स के लिए, और डॉक्टर्स पर तो ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है क्योंकि डॉक्टर्स पर कोई फोर्स भी नहीं है। तो राइट नाउ यदि ऐसी है तो इसका तो मैं स्वागत करूंगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, यदि हाइपोथेटिकली ऐसा कुछ होता है कि वो डॉक्टर्स ही डेटा एंट्री करें जैसे वेस्टर्न कंट्री में होता है, तो मैं डेफिनेटली उसके हम अगेंस्ट, मुझे लगता है कि डॉक्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को पेशेंट देखना है, यहाँ पर पेशेंट देखना है, उसका इलाज करना, उनसे बात करनी है, ना कि डेटा को एंटर करना है। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को ये ग्राउंड रियलिटी पता होगी कि यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर्स ओवरबर्डन्ड हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में कहीं ज्यादा पेशेंट देखते हैं, कई गुना ज्यादा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारा रिसर्च भी बहुत अच्छे स्तर की नहीं निकल के आती मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। तो डॉक्टर्स के पास मतलब पेशेंट से ट्रीटमेंट के अलावा टाइम निकालना ही मुश्किल होता है। तो वहां पर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वो 4-5 पेशेंट देखते हैं, उनका डेटा लेते हैं, फिर उसको रिसर्च आर्टिकल्स में काफी संख्या में बदलते हैं वो लोग। तो मैं अभी इमेजिनेटिव होके नहीं, क्योंकि ऐसा दिखा नहीं पॉलिसी में, यदि आपने कुछ ऐसा पढ़ा तो वो बताइए, तो मैं फिर उस पर बोल सकता हूँ। लेकिन राइट नाउ जितना मैंने पढ़ा है तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि वो ये बर्डन डॉक्टर्स पर है। ये डॉक्टर पुनीत की बात पर मैंने कहा था, क्योंकि उनका मानना ऐसा था कि उसको डॉक्टर को ही एंटर करना होगा, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर को एंटर करना पॉसिबल होगा इस तरह के उसमें, क्योंकि हमारे पास हैंड नहीं है, या तो हम एंट्री करेगा हमारा डॉक्टर या पेशेंट देखेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पर और इतनी कम संख्या में डॉक्टर्स हैं, खासकर, और जितना इंटीरियर आप जाएंगे उतना रेशो खराब है। तो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसी कोई पोस्ट जो कि वेल ट्रेन्ड हो, जो कि सुपरविजन में हो, डॉक्टर की जिम्मेदारी हो, तब जाके ये वेल एक्सेप्टेड होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉलिसी मेकर्स ने ऐसा ही प्रावधान रखेंगे, मतलब यदि ये आगे भी बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को पता है ये बात, क्योंकि अभी आयुष्मान में ये चीज हो रही थी। आयुष्मान में डेटा एंट्री में शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था तो प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन तो वो सारे फीडबैक्स लिए जाते हैं पुरानी पॉलिसीज से कि इम्प्लीमेंटेशन में जो गलतियां हो रही है वो भी हेल्प करती है हमें नई पॉलिसी बनाने में। जो पुराने पॉलिसीज में जो ट्रबल्स आते हैं, तो जो हमारे डेटा एंट्री को लेकर पहले से ट्रबल्स हैं वो भी तो उनके सामने है ना, पॉलिसी मेकर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने। तो अभी से क्यों इमेजिन करें ये बात जो कि लिखी नहीं है, यदि वो लिखी होगी तब उस पर कमेंट। जी, थैंक यू डॉक्टर अभियुक्त। मैं डॉक्टर अभिजीत के पास आऊंगी, वो कुछ कहना चाह रहे थे, आपके थॉट्स, आप क्या बोलना चाह रहे थे? जो अभी डॉक्टर अभियुक्त जो बात कर रहे थे उसी सिलसिले में एक एक्सपीरियंस, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, वहां पे अलग एक पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अलग अलग सुपर स्पेशलिस्ट काम करते हैं, और वहां पे डेटा एंट्री करना और उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक सेंट्रलाइज रिकॉर्ड, अलग अलग लोग उसमें नोट्स डालते हैं, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी इतना ज्यादा होता है कि कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर वो नहीं कर पाता है, तो डॉक्टर खुद करते हैं। और इसका जो जैसा बोला गया पेशेंट और डॉक्टर का जो रेशियो है उसको बहुत ध्यान से उन लोगों ने बढ़ाया है, ताकि डॉक्टर को थोड़ा तो टाइम मिल सके, जो एकदम क्रूशियल चीजें हैं वो सेंट्रल इसमें डाल सके। ये मेरा कहना था उस मुद्दे पे। मैं क्लोजिंग रिमार्क देना चाहूंगा। एकदम शुरुआत में मैंने जो बात कही थी
जैसे ये पॉलिसी ड्राफ्ट है और इसके ऊपर सुझाव मांगे गए हैं, और ये सुझाव में एक महत्वपूर्ण बात बहुत अच्छा है पॉलिसी डेफिनेटली, और हमको शुरुआत तो डेफिनेटली करनी चाहिए, पहल तो करनी चाहिए, चाहे किसी छोटा छोटा स्टेप से, मगर पहल तो करनी ही चाहिए। मगर एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने एकदम शुरू में भी कही थी कि हमारे यहाँ पे जो खर्च होता है वो अलग अलग जेबों से जाता है। जैसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर माने रोगी के खुद के जेब से जा रहा है, कभी कभी प्राइवेट इंश्योरेंस स्कीम से जा रहा है, कभी सरकारी इंश्योरेंस स्कीम से जा रहा है, कभी कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर रहा है, और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्पेशल इंश्योरेंस है जैसे CGHS हुआ। तो इतने अलग अलग लोग पैसा दे रहे हैं और अलग अलग प्रोवाइडर्स भी है, नॉट ओनली प्राइवेट प्लेयर्स, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, आयुष हॉस्पिटल्स भी है उसमें, निम सरकारी हैं, सरकारी हैं, और ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं। इतने अलग अलग लोग हैं और इन सब का एक कोई धागा नहीं है इन जब सबको जो बांधता हो डेटा एंट्री कराने के लिए, या फिर कंपेल करे, या फिर कोई सहूलियत मुहैया कराए। तो इसमें क्यों सब लोग इसमें भागीदार होंगे? तो इसके ऊपर थोड़ा और सोच विचार करके पॉलिसी लेवल पे इस डॉक्यूमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोविजन, ये जो दो अलग अलग हिस्से हैं, इन दोनों को कहीं एक कॉमन बिंदु पे लाके और थोड़ा विचार करना चाहिए और इंटीग्रेट, बिकॉज इन सबको इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ी मशक्कत होगी। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। तो जैसे कि अभी हमने सुना, हमने सारे डॉक्टर्स की बातें सुनी, उनके जो रिजर्वेशंस हैं, उनकी क्या राय है इस पूरी पॉलिसी के ऊपर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लेकर के, वो सब सुना हमने। पॉलिसी सुनने में बहुत अच्छी है, और अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, आपका डेटा सिक्योर रखा जाए, तो फिर तो भाई वारे न्यारे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होगा, सरकार को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी, डॉक्टर्स को भी, और जो पेशेंट हैं उसको भी। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करती हैं, ललन टॉप आप तक सारी इंफॉर्मेशन लाता ही रहेगा। आपको हमारे ये वीडियो, हमारी डिस्कशन कैसा लगा हमें जरूर बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और मैं सारे डॉक्टर्स जो हमारे डिस्कशन का पार्ट थे, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपना टाइम निकाल करके हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।